हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रगति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं एक मॉडल आंसर लेकर के आऊँगी जो कि आपको 70वीं बीपीएससी मेंस की जो परीक्षा होने वाली है उसमें उपयोगी साबित होगी। तो ये मॉडल आंसर जो है ये पॉलिटी से है रिलेटेड, भारतीय राज्य व्यवस्था। और ये प्रश्न जो है सो आपका आया हुआ है 44वीं बीपीएससी परीक्षा में। यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं महत्व का मूल्यांकन करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति एवं महत्व का मूल्यांकन करें। ये प्रश्न है, थोड़ा सा धुंधला है, ये आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा अच्छे से। तो ये प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें क्या है आंसर, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले इसके 3 प्रारूप होते हैं। आंसर लिखेंगे तो इसके 3 प्रारूप होते हैं। क्या क्या होते हैं प्रारूप? तो आरंभ या भूमिका हम लिखेंगे, उसके बाद जो है विस्तार करेंगे कि कहाँ पे हमें उसका मेन जो बॉडी होता है वो लिखना होता है, फिर समीक्षा और निष्कर्ष वो लिखेंगे इसके बारे में। तो ये 3 तरह का प्रश्न लिखने का प्रारूप होता है। तो उसी से हम लोग शुरुआत करेंगे, सीधा हम लोग प्रश्न पे जाएंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो यह जो प्रश्न है आपका, यह सबसे पहले इसकी प्रकृति के बारे में पूछा है। तो प्रस्तावना की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह किस पे आधारित है? तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से, जबकि उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका विचार कहाँ से लिया गया और इसकी जो है भाषा वो कहाँ से ली गई है। तो ये दोनों चीज मेंशन यहाँ किया गया। इसके बाद क्या है कि प्रख्यात न्यायविद, ये क्या है इनका नाम? वह संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला, इसका जो है ये आपका भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत जो है उससे कोट किया गया है। ये नाम ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है प्रस्तावना के मूल पाठ में 1976 के 42वें संशोधन में 3 शब्द को सम्मिलित किए गए थे। तो वो कौन कौन से शब्द थे? तो पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द को जो है वो सम्मिलित किए गए थे किसमें? तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन में। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन की डिमांड पे इसको सजाना होता है। फिर सेकंड क्या है? सेकंड में प्रस्तावना की, अब प्रकृति से हम स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तावना की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो वो लिखेंगे। इसके पीछे क्या है कि चूंकि यह प्रस्तावना है तो इसमें हम पूरा प्रस्तावना यहाँ पे नहीं लिखना है। पूरा प्रस्तावना जो है यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे। ये क्या कर देगा? तो ये आंसर को थोड़ा बड़ा कर देगा। तो पूरा प्रस्तावना यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए बस हम यहाँ पे यही चीज़ मेंशन कर देंगे कि ये 3 शब्द को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। अब हम इसकी प्रकृति पे आते हैं। तो इसकी प्रकृति जो है वो सबसे पहले हम भारत के लोग, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम भारत के लोग। इसके बाद इसके बारे में जानेंगे, लिखेंगे कि भारतीय संविधान का प्राधिकार या स्रोत जनता है, अर्थात संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। ठीक है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय हेतु संप्रभु या स्वतंत्र है। वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, इसलिए सॉरी। तो यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य होगा कि भारत अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में निर्णय हेतु संप्रभु या स्वतंत्र है। इसको हमने ऐसे लिखा। फिर है समाजवादी। तो यह शब्द जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर दी एक बार फिर से।
भारतीय संदर्भ में मार्क्सवादी समाजवाद की जगह गांधीवाद समाजवाद का मॉडल है। गांधीवादी समाजवाद का क्या है, तो मॉडल है। यह मॉडल लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक विकास कर सकता है, राज्य के द्वारा कोई बाधा नहीं, लेकिन कमजोर वर्गों का आर्थिक उत्थान में सहयोग करेगा। राज्य जो कमजोर वर्ग है तो उसको क्या करेगा, आर्थिक उत्थान में मदद करेगा। ठीक है। फिर है पंथ निरपेक्ष। तो ये भी शब्द जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, ये भी फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है। अर्थात राज्य का धर्म से विभेद नहीं। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यानी राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से आश्रय प्रदान किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फिर है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। यह प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की व्यवस्था है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति किस में होती है, तो जनता में होती है। फिर गणराज्य। भारत के राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र प्रमुख अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है गणराज्य के बारे में। फिर हम लोग आते हैं चौथे पेज में, न्याय। अब न्याय से रिलेटेड क्या है, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो यह 3 प्रकार की न्याय है। कौन कौन से न्याय है, तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे कि एक सामाजिक न्याय की बात, फिर सेकंड हो जाएगा आर्थिक न्याय, और तीसरा हो जाएगा राजनीतिक न्याय। यहाँ पे 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। तो सबसे पहले सामाजिक न्याय, तो ये जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जो है सामाजिक न्याय, यह 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन यह जो है सामाजिक न्याय, यह 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, उससे यह लिया गया है, इन तत्वों को इसमें जोड़ा गया है। फिर सेकंड है आर्थिक न्याय। यह राज्य आर्थिक विषमता की समाप्ति करेगा। आर्थिक न्याय से क्या तात्पर्य हो जाएगा कि लोग जो है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना शामिल है। ये हो गया सेकंड, ये आर्थिक न्याय से रिलेटेड हो गया ये सेकंड। थर्ड है राजनीतिक न्याय। राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। तो ये 3 प्रकार की न्याय की चर्चा हो गई यहाँ पे। फिर है स्वतंत्रता। नागरिकों को ऐसे अधिकार जिसमें वे अपना समग्र विकास कर सके। तो स्वतंत्रता से रिलेटेड हो गया, यहाँ पे अनुच्छेद का भी जिक्र है। फिर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, समता। बिना भेदभाव समान अवसर, अर्थात किसी वर्ग हेतु विशेषाधिकार नहीं। तो यहाँ पे समता की बात हो गई कि किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। फिर बंधुत्व। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा, मूलतः वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। तो यहाँ पे मैंने ये कोट किया है, वसुधैव कुटुंबकम, ये चीज मेंशन है। अब यहाँ तक हमने प्रकृति की प्रस्तावना की प्रकृति कैसी होनी चाहिए वो चीज लिखा। अब इसके महत्व पे चर्चा करेंगे कि इसके महत्व क्या है, प्रस्तावना के महत्व। तो भारतीय संविधान को समझने की दृष्टि से विशिष्ट स्थान, यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया गया है कि इसका क्या महत्व है। तो भारतीय संविधान को समझने की दृष्टि से विशिष्ट स्थान है कि प्रस्तावना को ही जो परिचय पत्र कहा गया है, तो उस ढंग से इसका सबसे विशिष्ट स्थान है। फिर सेकंड, इस बात का ज्ञान होना कि किसके द्वारा बना। प्रस्तावना से क्या होता है कि इसका महत्व ये है कि इस बात का ज्ञान होना कि यह किसके द्वारा बना, किसके लिए बना तथा कब अंगीकार किया गया। ठीक है, तो ये प्रस्तावना पढ़ के ही हमें जानकारी इसकी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये बात मेंशन की गई। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न आदर्श, उद्देश्य, स्वरूप आदि का पता चलता है। तो ये चीज हो गया यहाँ पे।
फिर हम लोग आते हैं कि विभिन्न संवैधानिक वादों से भी महत्व की चर्चा होती है। बहुत सारे ऐसे संवैधानिक वाद हुए जिससे इसके महत्व के बारे में पता चलता है। जैसे पहला यहाँ पे मेंशन की हूँ कि बेरुबारी मामला जो 1960 में हुआ था, उसमें प्रस्तावना को संविधान समझने के लिए निर्देशक कुंजी माना गया। ठीक है। सेकेंड है केशवानंद भारती मामला, ये 1973 का मामला है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। ठीक है। महत्व संबंधित कुछ विद्वानों के चर्चित कथन इसमें है। अब ये है कि कुछ विद्वान भी इसके बारे में टिप्पणी की है, तो उनके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो के.एम. मुंशी के बारे में, इन्होंने प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री कही है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री है। ये इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। फिर है सुभाष कश्यप या एवं कुछ अन्य विद्वान, ये इन्होंने क्या कहा है कि अगर संपूर्ण संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है। तो इतना महत्व के बारे में मैंने लिखा। फिर क्या है, अंततः अब हम निष्कर्ष के बारे में लिख रहे हैं। तो अंततः हम कह सकते हैं कि संविधान में प्रस्तावना की प्रकृति तथा इसके महत्व को समझकर इससे संविधान के सार प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह निष्कर्ष से लिखा जाता है। तो ये जो है मॉडल आंसर, ये एक तरह से क्या है कि स्टार्टिंग है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। इसी को बार बार जो है दो तीन बार इसको लिखेंगे, लिखने का प्रयास कीजिए। 2-3 बार इसको लिखने का प्रयास करिए। फिर ऐसे ही 1-2 करके मॉडल आंसर होगा और इससे भी कुछ डिफ़िकल्ट प्रश्न लेकर के आएंगे। ये तो स्टार्टिंग के 42वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। अब आगे इससे थोड़ा सा और अच्छा प्रश्न, और इसके बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा। इसका पीडीएफ भी होगा तो आपको एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।